हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो क्लास 12 का क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। और आज हम लोग फिजिक्स से कुल 10 क्वेश्चंस करेंगे। ये फिर सेट 1 है। आप पर डे मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों का अभी से एग्ज़ाम तक सेट को वॉच करते रहो। ये क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का क्लास फिजिक्स का। देखो क्वेश्चन 1 क्या मैंने मेंशन किया है। पहला क्वेश्चन है कि इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज इज हाफ, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस चेंज। बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपने डेफिनेशन देखा होगा कि फाई बराबर जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस बराबर क्यू अपॉन इप्साइलॉन नॉट। ठीक है ना, हम लोगों ने गॉसियन थ्योरम की मदद से देखा था। तो आप देख रहे हो वेयर क्यू क्या कहलाएगा, टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। तो ऑन चेंजिंग द रेडियस ऑफ स्फीयर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस रिमेन सेम, क्योंकि आप इस फार्मूला में कहीं पे भी आप एरिया का कॉन्सेप्ट नहीं देख रहे हो। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो कि हम यहाँ पे एरिया लिखते भी है ds, तो आप देख रहे हो कि ई डॉट डी एस जो है वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो फाई जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ चार्ज और एप्सिलॉन नॉट पे। तो एरिया को अगर आप चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्या होगा बच्चों, रिमेंस जो होगा सेम रहेगा, इसमें कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फिगर शोज 3 पॉइंट चार्जेज +2q -q एंड 3q। देखो यहाँ पे +2q अंदर है, -q है और इस पॉइंट पे +3q है। टू चार्ज +2q -2q इनक्लोज विद इन द सरफेस, देखो अंदर में है। ठीक है, s एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस कॉन्फ़िगरेशन थ्रू द सरफेस s। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलते हैं वो क्लोज सरफेस के लिए निकलते हैं, सरफेस से बाहर चार्ज का कोई मतलब नहीं होगा। तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिर से देखो, यहाँ पे ई डी एस का इंटीग्रेशन जो होगा वो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, और यहाँ पे जो टोटल चार्ज होंगे q वो दोनों का नेट चार्ज होगा। तो दोनों का नेट चार्ज क्या होगा, 2q - q बराबर q, तो q बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो क्या हो जाएगा, 5 बराबर डायरेक्टली आंसर हम लोग लिख देंगे q बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इस चार्ज का कोई मतलब नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई शुड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी जीरो इनसाइड ए कंडक्टर। क्यों होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के अंदर जीरो। तो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के अंदर इसलिए जीरो होता है क्योंकि वहाँ पे चार्ज एब्सेंस होते हैं। ठीक है, तो एज इन स्टैटिक कंडीशन चार्ज रिमेन्स ओनली ऑन द सरफेस। जैसा कि हम लोग पता है कि स्टैटिक कंडीशन में चार्ज कहाँ होते हैं, सिर्फ सरफेस पे मौजूद होते हैं। तो कंडक्टर के इनसाइड में चार्ज अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे किसी भी प्रकार की फील्ड नहीं बनेंगे। तो आप कह सकते हो कि अंदर में किसी कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स जो है वो जीरो होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिपिक्ट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप यहाँ पे ध्यान दोगे, एक राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो आप देख रहे हो राइट हैंड थंब रूल क्या है कि ये जो आपका थंब है, ठीक है, थंब जो है आपका देखो करंट का डायरेक्शन दिखा रहा है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका ये बाकी का जो फिंगर है उसका डायरेक्शन दिखा रहा है। कर्ल देखो इस तरफ से ऐसे हो रहा है इन डायरेक्शन में। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बन रहा है फील्ड लाइन वो कुछ हम लोग का हैंड के जो हैंड का जो यहाँ पे दिया हुआ है थंब का पॉइंटिंग और ये जो फिंगर का पॉइंटिंग दिया हुआ है उसके आधार पर जो है आप यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल को अंडरस्टैंड कीजिए। ठीक है ना, अगर ये करंट का डायरेक्शन है तो ये क्या चीज़ को दिखा रहा है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमसे बोला था कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाओ ड्यू टू ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। तो आप किसके माध्यम से दिखाना, तो राइट हैंड थंब रूल के माध्यम से आप ये पिक्चर दिखा सकते हो। देखो नॉर्थ से फील्ड कहाँ जा रहा है, साउथ की तरफ, और ये करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P in turning it from its position of a stable equilibrium to a position of an stable equilibrium in a uniform electric field। तो बच्चों आपने पढ़ा था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो टाउ का इक्वेशन था, ठीक है, ऑन द डायपोल P sin थीटा के बराबर था। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि एंगल हम लोग यहाँ पे चेंज कर रहे हैं θ1 से θ2, क्योंकि यहाँ पर देखो कंडीशंस क्या बोला गया है कि हमें एक्सप्रेशन करना है वर्क डन का। तो वर्क डन हम लोग यहाँ से कैसे निकाल रहे हैं, तो वर्क डन P साइन थीटा के माध्यम से हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं θ1 से कितना तक, θ2, P साइन थीटा डी थीटा का आप इंटीग्रेशन करोगे तो देखो P कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा होगा, माइनस कॉस थीटा। तो आप क्या करो यहाँ पे
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को मैंने यहाँ पे लोअर माइनस अपर किया है तो वो माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ध्यान देना यहाँ पे गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं इंटीग्रेशन में, बट यहाँ पे लोअर माइनस अपर, क्योंकि साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। फिर आप यहाँ पे देखो कह रहा है कि डायपोल मोमेंट का जो टर्निंग हुआ है स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल, इसका मतलब 0 डिग्री से सीधा क्या हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम 0 पे मानेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बच्चों 180 डिग्री पे मानेंगे। तो यहाँ पे चेंजिंग जो है सीधा हमारे पास इतना का चेंजिंग दिख रहा है, 180 और 0 के बीच का चेंजिंग हमें दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, पी इंटू कॉस 0 1 होता है, कॉस 180 माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे टोटल चेंजिंग वर्क डन जो हो जाएगा वो 2 PE के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन नॉट फॉर्म क्लोज लूप। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है क्लोज लूप नहीं बनाता, जबकि आप देखें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्लोज लूप बनाता है, क्योंकि नॉर्थ से फील्ड निकलता है, साउथ में जाते हैं और वापस साउथ से इंटर करके फिर नॉर्थ की तरफ जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है ना बच्चों, पॉजिटिव से निकलते हैं और निगेटिव पे जाके खत्म हो जाते हैं। पॉजिटिव से निकले निगेटिव पे क्या हुए, पॉजिटिव पे ऑरिजिनेट हुए और निगेटिव पे टर्मिनेट हो गए। तो ऐसा होता क्यों है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव टू निगेटिव, सो वन कैन रिगार्ड द लाइन ऑफ फोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉजिटिव एंडिंग निगेटिव। चूंकि टर्मिनेटिंग ही निगेटिव टर्मिनेट ही कर जा रहे हैं ये चार्ज, तो स्वाभाविक है कि फील्ड जो है वहाँ पर क्या हो रहा है, ख़त्म हो जा रहा है, तो वो क्लोज लूप बनेगा नहीं। तो यही वजह है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन जो होते हैं क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। अगला प्रश्न देखो, सो ऑन ए ग्राफ द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर फॉर ए टिपिकल सेमीकंडक्टर। तो देखो ये रो है और ये टेम्परेचर है, तो याद रखना बच्चों रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज करता है जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। देखो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करा रहे हैं तो रेजिस्टिविटी ग्रेजुअली देखो आप डिक्रीज कर रहा है। तो ध्यान देना टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफाइन द टर्म मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इन अ कंडक्टर, राइट इट्स एसआई यूनिट। बच्चों हमें बोल रहा है कि डिफाइन द टर्म मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर इन ए कंडक्टर। मोबिलिटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, कोई भी कंडक्टर के अंदर चार्ज ना स्थिर नहीं होते हैं, वो जो है जिगजैग मोशन में इधर उधर क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं, ड्रिफ्टेड होते रहते हैं। तो बच्चों ड्रिफ्टेड होने का मतलब क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज नोन एज व्हाट, मोबिलिटी। तो मोबिलिटी को आप सिंपली डिफाइन कर सकते हो कि ड्रिफ्टेड वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी ऑफ चार्ज। तो म्यू बराबर वी डी ए जो आपका ड्रिफ्टेड वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इसको हम लोग ड्रिफ्टेड वेलोसिटी को ई टाउ अपॉन एम के द्वारा भी रिप्रेजेंट फार्मूला को कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखो, डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए मेटेलिक वायर, राइट इट्स एसआई यूनिट। बच्चों कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल को हम लोग क्या बोल लेंगे, मटेरियल ऑफ ए कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी आप यहाँ पे देख रहे हो सिग्मा के द्वारा रिप्रेजेंट किए हैं, सिग्मा बराबर 1/ρ कहोगे। कंडक्टिविटी जो होगा ओम पर मीटर के बराबर होगा, तो आप इसका ऐसा यूनिट भी लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेसिस्टेंस 3 ओम दिया हुआ है, इसको हमने कनेक्ट किया। इफ द करेंट इन द सर्किट 0.5 एम्पियर, फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ रजिस्टर एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो कि सर्किट में इंटरनल रेसिस्टेंस भी है, जब इंटरनल रेसिस्टेंस लगा होता है तो फार्मूला करंट निकालने का होता है VI इक्वल टू V/R+R। तो यहाँ पे देखो I दिया हुआ है, V दिया है, कैपिटल R दिया है, स्मॉल r पूछ रहा है, ठीक है कि स्मॉल r दिया हुआ है, सॉरी स्मॉल r दिया हुआ है और हमसे क्या पूछ रहा है, कैपिटल R। तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 10/3 + R इज इक्वल टू 0.5, ठीक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। या फिर आप देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, दशमलव इसको इधर भेज दिया, 3 + R इधर किया, 0.5 इधर आ गया, तो फिर 0.5 से एक दशमलव के बाद एक जीरो ऊपर चला गया, तो 100/5 बराबर 3/R, 3 + R। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 100/5, तो देखो 20 - 3 17 ओम हो जाएगा। फिर से हमसे टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहा है, तो टर्मिनल वोल्टेज में हमको इंटरनल रेसिस्टेंस से मतलब नहीं है, हमें V बराबर IR निकालना है, तो डायरेक्टली आप IR निकाल दो, इस तरह से टर्मिनल वोल्टेज निकाल सकते हैं। आई होप ये 10 क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरह से मैं करीब करीब हर चैप्टर से क्वेश्चंस कवर करूँगा आपका एग्ज़ाम तक। तो आप वीडियो को वॉच करो, रिवाइज करो, 1-2 बार अगर आप आई थिंक अगर वॉच कर लेते हो तो सारा आंसर्स आपके दिमाग में रहेगा। ओके, थैंक यू।